हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस डिस्कशन में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज आईआर के क्वेश्चंस। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं। पहली बात, पिछले वीडियो में कुछ वॉइस की थोड़ी दिक्कत हुई थी तो हम इंश्योर करेंगे आगे वो प्रॉब्लम्स ना आए। वी आर सॉरी फॉर दैट। एंड सेकंड, अगर आपको अपने आंसर सबमिट करने हैं टेलीग्राम चैनल पर अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे सेम इनिशिएटिव हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी रन हो रहा है, तो वहाँ से आप हिंदी में सेम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज अबाउट द ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया, साउथ कोरिया एंड यूएस एम्स टू एनहांस कोलैबोरेशन इन की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड्स। व्हाट implication डज दिस हैव फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए यहाँ पर बात प्राइमरी क्या हो रही है कि की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की बात हो रही है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस है? जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे तब यहाँ बात आती है एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर्स। जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्वांटम टेक। अब सवाल यह है कि इनके बीच में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन हो रही है, तो यहां तक स्टेटमेंट आया, देन व्हाट इंप्लीकेशन डज इट हैव फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू डिस्कस द इंप्लीकेशन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर एक एक करके। पहले तो मैं ना पहले एक बेसिक बैकग्राउंड आपको जरा ड्रॉ कर दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी जब भी आप किसी क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं जहाँ 2 या 3 कंट्रीज की बात होती है, जैसे इंडिया साउथ कोरिया के बारे में ज़्यादा डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर चर्चा नहीं होती, नहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी एंगेजमेंट है। यूएसए के साथ हम ऑलरेडी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, जिससे भारत को अपने 5th जनरेशन जेट का इंजन भी मिलने वाला है, आईसेट। ये आईसेट हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में, विच इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसके तहत अमेरिका और भारत के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देन इसके अलावा एक चीज और है जो हुई है चिप 4 अलायंस के बीच में। चिप 4 असल में हुआ है 4 देशों के बीच में, साउथ कोरिया, ताइवान, यूएसए एंड जापान। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है ये भी आपको पता ही है। ये आखिर जो चीजें हो रही हैं, एक कॉन्टेक्स्ट इसका ये कि क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, ये कंट्री साथ क्यों आ रही हैं? बिकॉज दे फील अ कॉमन थ्रेट इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना की एक तरह से मोनोपोली बन चुकी है ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, अब यहां आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है कि अच्छा दो जगह पर, एक तो अमेरिका साउथ कोरिया आपस में भी उनकी बायलैटरल पार्टनरशिप है, चिप 4 अलायंस का भी पार्ट है। इंडिया और यूएसए ऑलरेडी आईसेट पे काम कर रहे हैं, वो साइन कर चुके हैं और क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आऊं तो इफ आई लुक एट द इंट्रो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां बात की जा रही है किसकी, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की, तो यहां आप लिख सकते हो दैट इंडिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए hold shared interest in developing emerging technologies so as to not only enhance their individual economies or individual capacities but also to ensure security and growth in the whole of the region of Indo-Pacific and create cutting edge technologies by having this fruitful trilateral partnership। या ये तो बहुत बेसिक एक वो आइडिया आ गया, या फिर आप वहां पर ये मेंशन कर सकते हो दैट इंडिया, साउथ कोरिया, यूएसए, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड any trilateral cooperation, have worked on varied areas and have collaborated with each other through ISET and Chip 4, and they are trying to further push collaboration among themselves in the area of critical technologies for mutual benefits and पीस, स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक। ये मेंशन करते ही आप इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस अपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का ला रहे हो, बिकॉज हमें जाना उसी ओर है। आपको जैसे आपने अब अपने इंट्रो के बाद अगर आप कोशिश करोगे बॉडी में एंटर करने की, तो इंट्रो हमने डिस्कस कर लिया क्या जाएगा किस तरह से, आपने वहां पर तीनों के ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की बात कर ली, और या एक डायमेंशन एक और आप ले सकते हैं कि आपके पास अगर
स्कोप है तो आप वहां पर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कुछ नाम डाल दो इन द एरियाज ऑफ लेट्स से क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 6G, इस तरह की चीज़ों का वहां पर मेंशन कर सकते हैं। फिर बात आती है जो हमारा कोर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। तो पहले हम आते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो सिग्निफिकेंस जो है इस पार्टनरशिप का पहले हो सकता है इन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की पहले हम बात कर लेंगे अपने आंसर्स में। देन यू हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक, यू कैन टॉक अबाउट impact on global engagement। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आता हूं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग दिस पार्टनरशिप? हैविंग collaboration between these three countries on this will provide scope for India, South Korea and USA in using their individual expertise in various sectors to further collaborate, coordinate and create better technologies which will be more useful as well as more acceptable along with being more accessible। क्योंकि अभी तक accessibility का पॉइंट ये है कि चाइना की टेक्नोलॉजीज ही ज़्यादा accessible हैं, वो ही ज़्यादा cheaper हैं, cost effective हैं। So it will likely to create a alternative to that। Eventually, not only that, it will also ensure that it will negate impact of weaponization of technology by चाइना। मैं वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहा हूं तो यहां पर एक एग्जांपल देना पड़ेगा। वहां आप मेंशन करोगे हुआई के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि वो एस्पियोनाज में संलिप्त पाई गई थी कंपनी। तो ये कंसर्न है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफगार्ड होगा। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन यू कैन डिस्कस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आ जाएगा कि ये जो एरिया है जब यहाँ डेवलपमेंट होती है, इन टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट होती है तो इसका प्रभाव अलग अलग सेक्टर्स में और पड़ता है। फॉर एग्जांपल दे विल हैव अ की इंपैक्ट ऑन डिफेंस। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो डिफेंस में जो आप टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो उनमें आप बेहतरी कर सकते हो, आपके पास बेहतर इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। अब जो ड्रोन वॉरफेयर हो रही है, साइबर वॉरफेयर हो रही है, उसमें एक बड़ा रोल है इन टेक्नोलॉजीज का। सो दे विल हैव स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एज वेल, बट इकोनॉमिक इंप्लीकेशन एज वेल, बिकॉज उससे हम वो इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो डिफेंस, फिर हम बात करें तो हेल्थ केयर पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, इवन नॉट ओनली जस्ट हेल्थ केयर, इन ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें आपके अलग अलग सेगमेंट आ जाएंगे। ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या मतलब हुआ इसका? तो ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ में यहीं पर आप मेंशन कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इट विल क्रिएट एन अल्टरनेटिव टू चाइना। ठीक है, अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपकी ग्रोथ जो ग्लोबल एंगेजमेंट की बात करूं, जब आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाते हो तो इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप द मोनोपोलाइजेशन ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी अल्टरनेट टू चाइना। एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, क्योंकि अभी जो है वो उस तरह का नहीं है। प्लस
नेगेट द इम्पैक्ट ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ टेक बाय चाइना, जहां पर आप कह सकते हो यू विल हैव ग्लोबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहां ये बात कर रहा हूं कि जब आप इस क्वेश्चन में देखो इनिशियल सिग्निफिकेंस के एस्पेक्ट में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्या रोल है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिकली इंडिया फोकस कर रहा है, तो वहां पर इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जहां इंडिया की हैवी डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, वो भी कम होगी। तो यू कैन से कि एक दीज कंट्रीज व्हाट दे कैन डू, जैसे इंडिया के पास क्या है, स्किल्ड मैन पावर है, अमेरिका के पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरिया के पास भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन कोलैबोरेट एंड इंटीग्रेट। तो यहां क्या होगा, इससे इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो जिसके पास जो इसका इंटरेस्ट है उसको पूरा कर पाएगा। तो ये तो हो गई सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग दिस पार्टनरशिप। नाउ द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट इज, जो इस क्वेश्चन में बात की जा रही थी कि व्हाट इंप्लीकेशन डज इट हैव फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। तो यहां जब हम बात करें तो बात आती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडो पैसिफिक। यहां अगर आप देखो तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है किसी भी ट्रायलटरल कोऑपरेशन का, जो इस लेवल पे होती है जहां पर ऑलरेडी ये तीनों कंट्रीज इंडिविजुअली थ्रू अदर चैनल्स आर ऑलरेडी ट्राइंग टू कोलैबोरेट, तो इट विल प्रोवाइड व्हाट इट विल डू फॉर दिस रीजन, इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी of Indo-Pacific. It will create or enhance better security apparatus. ठीक है, will push for free and open Indo-Pacific। ठीक है, ये वो एरियाज हैं जहां पर आप देख रहे हो कि इफ दिस कोलैबोरेशन कम्स टू देन इन दिस रीजन वी विल सी दैट वी। अब देखो मैं चाहूं तो आपको फिर इस डायमेंशन में लेके जा सकता हूं, हेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है आयर में जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होगा, टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा, बट वो चीज़ें हम मोस्टली यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे इंडिया साउथ कोरिया के बीच में अगर कोई भी ऐसी पार्टनरशिप होती है तो इसका फायदा एक लार्जर पॉपुलेशन को होगा, उसका कल्चरल इंपैक्ट होगा, दैट वी ऑलरेडी नो। बट इन इंडो पैसिफिक अगर ये लोग साथ आते हैं तो फ्री इंडो पैसिफिक के ऊपर पुश मिलेगा, वहां पर अवेलेबिलिटी होगी। कैसे होगी, अब इसके कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो अपने आंसर्स में आप ऐड इन कर सकते हैं वो भी जरा देख लेते हैं, जो इस पीपीटीज में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि भाई क्या वजह है। तो जैसे मैंने बताया क्या होती है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसका सेक्टर आपको पता है। इंडिया ऑलरेडी इज सीकिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ताइवान। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ताइवान, साउथ कोरिया, जापान के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा भाई, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, इनोवेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो डेवलप होंगे। फिर ऑलरेडी इसके ऊपर देखो हो ये रहा है कि इंडिया और साउथ कोरिया जॉइंट कमीशन मीटिंग करते हैं, जहां पर बात हो रही है, रिसेंट भी सोल में इसकी एक मीटिंग हुई थी जिसके तहत ये डिस्कशन किया गया कि कैसे हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि सबको कोलैबोरेशन चाहिए। इंडिया के पास हालांकि वो स्केल नहीं है, बट इंडिया कैन बी द नेक्स्ट चाइना। सो ग्लोबल पुश है चाइना प्लस वन क्रिएट करने का। चाइना प्लस वन मतलब एक तो चाइना है ही जिसका हर जगह दबदबा है, लेकिन हमें एक चाइना का अल्टरनेटिव चाहिए ग्लोबली, जो उस तरह का सप्लाई क्रिएट कर पाए, जो उस तरह का अल्टरनेट दे पाए। तो वो इंडिया उस तरफ इजीली दिख रहा है। फिर मैंने बोला एक टेक्नोलॉजिकल फोकस एरिया है जहां से इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड होगी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मार्केट एक्सेस, ट्रेड बढ़ सकता है, ग्लोबल इंपैक्ट और लीडरशिप डेवलप होगी। क्योंकि होगा ये कि एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं यहां पर, वो है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएगा
जिससे सेफ गार्डिंग भी बेहतर हो पाएगी चीज़ों की, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीकेशन की बात कर लें, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस बचेगी, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस क्रिएट होगा। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस किस तरह से क्रिएट होगा और टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी कैसे आएगी? देखो, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि आप अपने क्षेत्र में या अपनी जो जोग्राफी है वहां पर आप इकलौती पावर है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। बट इन केस ऑफ इंडो पैसिफिक, छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी चाइना अपनी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा है, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के दे रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा राइट्स वो लेके एक तरह से चल रहा है, काफ़ी कुछ वो कर सकता है। तो उन टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी रीजन की कंट्रीज को अगर चाहिए तो उन्हें एक चीपर बेहतर अल्टरनेटिव चाहिए, विच इज़ एज वी डिस्कस्ड, अगर ये तीनों साथ आएंगी कंट्रीज तो प्रोवाइड कर पाएंगे, तो इट विल गिव देम अ मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जा रही है? टू रिड्यूस रिलायंस ऑन अ सिंगल कंट्री लाइक चाइना, ठीक है। देन इट विल ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेटेजिक डिफरेंस एंड डिफेंस, ठीक है, क्योंकि यूएवीज, ड्रोन्स प्लस यूएवी का मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वहां पर काम हो सकता है, वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। हम यहाँ बात कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की, जो की एरिया है जहां पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस के सेक्टर में ये सब कोलेब्रेशन साथ हो तो उसका फायदा देखने को मिल सकता है। देन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी फायदा होगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कैसे फायदा होगा? देखो, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में फायदा तब होगा कि आपकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो कम्युनिकेशन के सेक्टर्स को भी कवर करती है, यानी आपकी टेलीकम्युनिकेशंस आ गई, ठीक है, आप 5G 6G की बात कर लो, इवन ब्लॉकचेन की बात कर लो, या इंटरसी केबल्स की बात कर लो, वहाँ हर कंट्री वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब पापा न्यू गिनी ये नहीं कर सकती अपने में, किरीबातू नहीं कर सकता, तो उनके लिए कौन करेगा ये सब? ये बड़ी कंट्रीज ज़्यादा इसको पुश कर सकती हैं, रिपेयर करना हो केबल्स का, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो ये जिम्मेदारी होती है बड़ी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज की, वो इसको पुश कर, वहीं पर इन तीनों की कोलैबोरेशन को आगे ले जाने की कैपेसिटी रखती है, और वही वो यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए देयर इज स्कोप फॉर रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, और हम आसियान के थ्रू भी पुश करना चाहते हैं। फिर मेरीटाइम सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पुश हो सकता है इससे। एंड इवेंचुअली स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हो सकती है, तो इसीलिए इट कुड लीड थिंग्स टुवर्ड्स अ मोर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड आसियान सेंट्रिक इंडो पैसिफिक। आसियान सेंट्रिक मतलब जब आप इंडो पैसिफिक की बात करते हो तो चाइना कहता है कि भाई इंडो पैसिफिक कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट अ कंस्ट्रक्ट, दे डोंट बिलीव इन दिस कीवर्ड, इंडिया डज बिलीव इन दिस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां से हम देख रहे हैं कि कैसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करके आप एक अल्टरनेटिव की तरफ पुश कर रहे हो चीज़ों को लेकर, एक और नया ऑप्शन बना रहे हो, उसके चांसेस यहाँ से आते हैं, और आप एक नया पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हो बाय हैविंग ट्रायलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज, ठीक है। अब मैं यहाँ एक बार दोबारा आता हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑन इंडो पैसिफिक, तो आप क्या क्या जवाब देंगे? तो यहां आपको सीधा सीधा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या क्या है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या क्या है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, मल्टीलैटरल इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या क्या होगी भाई? इट विल क्रिएट deterrence. Deterrence from what? From monopoly. It will create another strategic defense against weaponization of technology, ठीक है, plus it will give you more capacity to focus on warfare technology, warfare and surveillance technology। यहां पर एग्जांपल आप किसका देंगे? ड्रोन्स, ठीक। स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक में आ जाओ तो ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, एक यूनिफाइड एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएट होगा, एक फ्रेमवर्क क्रिएट होगा, रीजनल कोलेब्रेशन बढ़ेगी,
टेक्नोलॉजिकल सोवरेंटी स्टैब्लिश हो पाएगी कई देशों की जो अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगी। मल्टीलैटरल, यहां पर आप देखो रीजनल कोऑपरेशन, यहां पर हम मैरीटाइम सेफ्टी भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि इफ यू ट्राई टू बिल्ड इट इन अ स्ट्रक्चर, तो आप क्वेश्चन को देखते ही कई सारे एडिशनल पॉइंटर्स बना पाएंगे। आपको उसको डिवाइड करना है अंडर डिफरेंट सेक्टर्स, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, और फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स ऐड करने हैं ताकि आपका आंसर ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो पाए और जो सबसे रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आप मिस ना करें, की टर्म स्पेसिफिकली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बीन चैलेंज्ड बाय द ग्रोइंग popularity of anti-India regimes in its neighborhood, immediate neighborhood? What strategies could New Delhi adapt to mitigate these challenges? तो यहाँ पर हमें बताना है पहले कि भारत की neighborhood first policy को दिक्कतें क्या आ रही हैं from anti-India protest, and we have to discuss the strategies to mitigate these challenges. तो यहाँ पर neighborhood first की बात पहले आ रही है. So if we look in this question, what shall be our strategy be? We will start with introduction. ठीक है, so once you are discussing the introduction, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही यहाँ पर क्लियरली मेंशन करें व्हाट इज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रैटेजी। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रैटेजी आप डिस्कस यहीं पे कर लोगे। नेबरहुड स्ट्रैटेजी इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया अंडर विच इंडिया हैज टेकन अ मोर non-reciprocal approach towards its immediate neighborhood, filled with unilateral gestures, regional collaboration, and growth in its neighborhood. But the recent changes across its neighborhood have created a big challenge on that level by various factors pushing what? एंटी इंडिया प्रोटेस्ट। तो अब सवाल यह है कि चलो आपने नेबरहुड फर्स्ट आपने मेंशन कर दिया, क्या नेबरहुड फर्स्ट है, की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रेसिप्रोसिटी, यूनिलेटरल जेस्चर्स, रीजनल कोऑपरेशन, इसके ऊपर फोकस करा है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट में। वो आपको अपने इंट्रो में डालना ही डालना है। आगे बात हो रही है कि जो पॉपुलैरिटी ऑफ एंटी इंडिया रिजीम जो नेबरहुड में आ रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आपने ये मेंशन किया कि भाई ये सारी कंसर्न है, नेबरहुड फर्स्ट क्या है, एंड विद इन दैट यू हैव मेंशन दैट राइज ऑफ anti-India regimes has created an impact on India's neighborhood first policy. अब यहाँ पर जब आप इंट्रोडक्शन में स्टैब्लिश करने के बाद बॉडी पे आते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि इन विच कंट्रीज यू सी द एंटी इंडिया रिजीम्स। तो वो जो ग्रुप्स हैं उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है और क्या वजह है वो भी मेंशन करनी है। तो यहाँ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप डिस्कस कर लें वेयर डू वी हैव दिस एंटी इंडिया रिजीम की शुरुआत कहाँ कहाँ से हो रही है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एंटी इंडिया रिजीम की मैं बात करूं तो एक तो सबसे फेमस, रुक जाओ, हम बात करें तो पहली बात आती है मालदीव्स की। मालदीव्स में क्या चल रहा था, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन रन हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें बांग्लादेश में तो वहां पर चल रहा है बॉयकॉट इंडिया। इन नेपाल वी हैव सीन territorial claims and political statements against India. ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं तो ये मैं भी आपको मेंशन कर रहा हूं, उसको हमें यूज भी अपने आंसर्स में करना है। देन यू लुक एट
मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान को मेंशन कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक पूरा एंटी इंडिया टैरिड बाय द आर्मी एंड द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, पहले इमरान खान के टाइम में पब्लिक स्टेटमेंट्स भी आई थी। दैट बियॉन्ड दिस यू कैन ऑल्सो लुक एट अनदर कंट्री लाइक श्रीलंका। ठीक है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग कैंसल्ड, और अभी तो खासतौर पे बांग्लादेश में पोस्ट हसीना पूरे वहां पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी हुए हैं। अंडर न्यू गवर्नमेंट, नई रिजीम जो आई है, वहां पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट्स वहां पर स्टार्ट हो गए हैं। सो ये आपको दिख रहे हैं कि दीज आर द एग्जांपल जहां पर आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, विच हैज इंपैक्टेड योर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ इट हैज बीन चैलेंज्ड। सो व्हाट इट डज इज दैट, सबसे पहली बात, आपको ये सारे के सारे लिखने का स्पेस नहीं है, तो आपको उसको एक लाइन में मेंशन करना पड़ेगा। इंडिया बॉयकॉट इंडिया कैंपेन इन बांग्लादेश, इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स, cancellation of projects in Sri Lanka, and consistent tirade against India in Pakistan, and also using India to gain political points, anti-India statements to gain political points in countries like Nepal has emerged as a key threat to India's neighborhood first policy and the challenges they have thrown. यहाँ पर आपको दो लाइन में challenges discuss करनी है. Now if you discuss what are the challenges, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है जब ये चीजें डेवलप होती हैं कि दे कर्टेल रीजनल ग्रोथ, curtail regional growth, curtail partnership, and regional growth. It also leads to another major concern जहां पर जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो इंपैक्ट हो जाती है. Then there are lot of projects on which India is already invested, तो इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो जा रही है. यहां पर अगर हम देखें तो रीजनल कोऑपरेशन वो हैम्पर हो जा रही है. प्लस जिसमें आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड. टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, साउथ एशिया में जो विद इन साउथ एशिया द ट्रेड इज लेस देन 5%, विच इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड. तो ये मेजर चैलेंजेस आपको यहां दिख ही रहे हैं. फिर आप देख सकते हो डिफेंस, सॉरी डिफेंस नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न्स राइज हो जाते हैं. अब ये हो क्यों रहा है, मतलब इसकी वजह क्या है? तो द रीजन वी प्राइमरली नो इज दैट पॉलिटिकल यूज, क्योंकि एंटी इंडिया जो एक कार्ड है वो यूज किया जाता है तो गेन मोर डोमेस्टिक सपोर्ट. एंड बियॉन्ड दैट China factor. China has been pushing some of the protest against India in countries like China, like Maldives, Nepal, इवन इन बांग्लादेश. तो इन वजहों से आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली यहाँ पर वो कंसर्न रहा है. और इंडिया क्या स्ट्रेटजी, और यहाँ पर ना इन सब की वजह से होता क्या है, सबसे बड़ा जो बड़ा कंसर्न ये आता है कि ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता. ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होने की वजह से एंगेजमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. तो अब इंडिया को क्या यहाँ पर मेजर्स लेनी चाहिए टू इंश्योर कि ऐसा ना हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया नीड्स टू बिल्ड ट्रस्ट इन दिस रीजन. वी नीड टू इंश्योर दैट वी फोकस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स.
वी शुड फोकस ऑन आर सॉफ्ट पावर अप्रोच. We should focus on unilateral gestures. यूनिलैटरल जेस्चर का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रहे हो जिससे कि सामने वाले का भला हो या बेहतरी हो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए. रिमेन कमिटेड ऑन नॉन रेसिप्रोसिटी इन द नेबरहुड. इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है. फोकस ऑन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप. ये वो एरियाज है जहां इंडिया काम कर सकता है इस रीजन में ग्रोथ के लिए. जहां पर एंटी इंडिया कैंपेन्स रन हो रहे हैं वहां पर भी हम इनको साथ ला के चल सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट है, एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स. इंडिया को अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, खासतौर पे बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के साथ, जहां पर इंडिया ने सारे जो अपने स्टेक्स हैं वो केवल जो अवामी लीग थी, शेख हसीना की पार्टी, उन्हीं के साथ एंगेजमेंट में लगा दिए थे. जबकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम वहाँ की हर एक पार्टी, चाहे बीएनपी हो, उनके साथ भी कोलैबोरेट करें, जो हमने नहीं किया. तो इंडिया शुड नीड टू रीओरिएंट इट्स फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट वेर इन इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन मल्टी सेक्टोरल एंगेजमेंट, जहां हर देश की जो अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग जो पावर होल्डर्स हैं, उनके साथ इंडिया एंगेजमेंट करें. ओनली देन वी कैन विटनेस कि हम इस ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं. तो इंडिया ने लगातार कोशिश करी कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन पे फोकस हो, चीज़ें हों, लेकिन ये हो नहीं पा रहा. अब क्या चैलेंजेस हैं? स्ट्रेटजिक एनसर्कलमेंट. स्ट्रेटजिक एनसर्कलमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू जो हमने मेंशन किया फैक्टर, चाइना फैक्टर. चाइना फैक्टर में क्या मेंशन करोगे? BRI. ठीक है. अब जब आप नेपाल मेंशन कर रहे हो तो ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर सकते हो, पोखरा प्रोजेक्ट की बात कर सकते हो. यहां पर आप डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से पुश हो रहा है. प्लस ठीक है, प्लस कई जगह पर पॉलिटिकल फायदे हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूजेस एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स टू पुल इट्स पीपल टुगेदर टू डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ओन कंडीशंस. फिर कई जगह टेररिज्म एक मेजर फैक्टर है. फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की हम बात कर लें तो जो मेजर कंसर्न यहां आपको दिखेगा दैट ये कंसर्न है, प्लस एक जो मैं बात कर रहा हूं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट. किस चीज का जियोपॉलिटिकल शिफ्ट? अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, प्रॉब्लम आ गई. शेख हसीना बांग्लादेश से निकली, BNP आ गई, हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई. चाइना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, नेपाल में एंटर कर रहा है, अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई. सो वी विटनेसिंग ऑन दीज लेवल्स वी आर फेसिंग मल्टीपल थ्रेट्स इन दिस रीजन. तो वो डायमेंशन, लेकिन भारत को जो अप्रोच रखनी है वो मेजरली उसी हिसाब से रखी जाएगी. हम देखें शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेस, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे इंडिया नेपाल की बात कर लो, पब्लिक परसेप्शन एंड कल्चर डिप्लोमेसी, ये एक मेजर कंसर्न है. इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा पब्लिक परसेप्शन कई जगह नेगेटिव गया है. फॉर एग्जाम्पल BRO ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था दंतक, जहां पर उन्होंने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया नेपाल भूटान में, लेकिन वहां उन्होंने इंडिया के झंडे लगा दिए आसपास. तो वहां के लोगों को लगने लग गया कि भाई इंडिया ये कहना चाह रहा है कि उनका इलाका, तो एक नेगेटिव परसेप्शन चला गया. नेपाल में अर्थक्वेक आई, हमारी मीडिया जाके वहां पे इतना पूछने लगे लोगों से इंडिया ने आपके लिए ये किया वो किया, इसकी वजह से एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो गया. प्लस इंडिया के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि इंडिया हैज द इशू ऑफ डिलीवरी डिफिसिट, कि हम कहते हैं कि हम इतने दिनों में काम करके देंगे लेकिन करके देते नहीं है, जबकि चाइना जो वादा करता है उसको निभाता है. इसलिए भारत के प्रति थोड़ी सी ये भी एक कंसर्न रह गया BRI के मुकाबले. तो हम क्या करेंगे? हमें अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेटिक आउटरीच मतलब यू नीड टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एंश्योर दैट यू रीच आउट टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना है. ठीक. प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब अभी बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद अब आप जाके BNP से बात करना स्टार्ट करो तो BNP आपकी सुनेगी नहीं.
यू हैव टू टेक देम इन लूप बिफोर इटसेल्फ। आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है, अपने एंगेजमेंट को ब्रॉडन करना ज़रूरी है, आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन को पुश करना ज़रूरी है। जैसे हम भूटान को और मालदीव्स को हमने बजटरी सपोर्ट इस बार प्रोवाइड किया खुद के बजट से, तो वहाँ हमारे साथ जो दिक्कतें थी वो थोड़ी बहुत मालदीव्स में कम होती हमें दिखेंगी। बैलेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन मतलब वी शुड फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन थ्रू कोलैबोरेशन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया म्यांमार या इंडिया भूटान या इंडिया बांग्लादेश, वहां पर ऑपरेशन सनराइज हुआ था विच वाज अ जॉइंट मिशन। तो इस तरह के जॉइंट मिशन अगर हम करते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स अगर हम करते हैं, तो सामने वाली कंट्री को लगेगा कि इंडिया इज इन्वॉल्विंग देम रादर देन पुशिंग इटसेल्फ। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में फोकस करना चाहिए। कल्चरल डिप्लोमेसी, मूवीज, योगा, इंडिया स्टडी वीजाज प्रोवाइड करता है, मेडिकल एड प्रोवाइड करता है, मेडिकल वीजाज प्रोवाइड करता है फॉर पाकिस्तानीज एज वेल, दैट वी नीड टू ऑल्सो पुश। प्लस हमें अगर कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ एंगेज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट विद एक्सटर्नल एक्टर्स। यानी फॉर एग्जांपल रूपुर एटॉमिक प्लांट है बांग्लादेश में, वो इंडिया एंड रशिया दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। मातारबाड़ी प्रोजेक्ट है, वहां इंडिया और मातारबाड़ी डीप सी पोर्ट वो डेवलप कर रहे हैं इंडिया एंड जापान। तो आप देख रहे हो ये अपॉर्चुनिटी है जहां आप अदर एक्टर्स के साथ भी यहां पर काम कर सकते हो। जापान के साथ तो हम फोकस कर सकते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को डेवलप करने के ऊपर भी। ये कंसर्न है जहां हम देख सकते हैं कि इजीली इन एरियाज पे हम फोकस कर सकते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी अडेप्टिव होनी चाहिए जिसमें बदलाव के साथ चेंजेस आए। हमारी फॉरेन पॉलिसी ना कहा ही जाता है कि इट इज़ वेरी रिएक्टिव, जब चीज़ें घटती हैं उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। वी शुड हैव प्रोएक्टिव स्ट्रक्चर की जब चीज़ें घटें उससे पहले हम उसको इंटरसेप्ट कर सकें, समझ सकें क्या डायरेक्शन से और एक्शन ले सकें, ताकि हमारे रीजन में अगर कोई बदलाव हो तो हमको पहले से ही पता रहे। और वी नीड टू डेवलप व्हाट यू कॉल्ड अ डिप्लोमेटिक एजिलिटी। अगर हम डिप्लोमेटिक एजिलिटी डेवलप नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिससे हम प्रोएक्टिव रहें, ठीक है, और एंगेजिंग रहें। तो याद रखिए जो भी मैंने अभी आपको की टर्म्स बताया उनमें आपको एग्जाम्पल्स हमेशा कोट करने हैं, ठीक है। बिना एग्जाम्पल्स के आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत जनरल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में क्या आएंगे, सॉफ्ट पावर अप्रोच में क्या होगा, यूनिलैटरल जेस्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, नॉन रेसिप्रोसिटी आप किस तरह पुश करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, मल्टी सेक्टोरल एंगेजमेंट इंडिया को किस तरह करनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल आपको हमेशा प्लेस करना है। नेक्स्ट पे आता है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ नेटो स्ट्रेटेजिक फोकस इन रिस्पॉन्स टू द मिलिटराइजेशन ऑफ रशियन फॉरेन पॉलिसी। नेटो का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है इन रशिया की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए उसकी बात की जा रही है, उनको मिलिटराइजेशन जो बढ़ा उसको देखते हुए, प्लस व्हाट मेजर्स कैन बी अडेप्टेड टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म चैलेंजेस पोज्ड बाय रशिया टू यूरो एटलांटिक सिक्योरिटी। यहाँ पर हमें नेटो के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि नेटो की फॉरेन पॉलिसी को क्या उन्होंने किस तरह से रशिया का जैसे जैसे चैलेंज आया है उसको देखते हुए क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या और बदलाव करने की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ फोकस पहले करना है ये दिखाने पे कि नेटो का स्ट्रेटेजिक फोकस क्या रहा है चाइना की, रशिया की इस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ, एंड प्लस क्या और अडॉप्ट किया जा सकता है ताकि जो लॉन्ग टर्म थ्रेट उन्हें रशिया से मिल रहा है उसको वो काउंटर कर पाए। अब देखो नेटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ही इसलिए हुई थी ताकि यूएसएसआर को ये रोक सके, और दूसरी तरफ था वार्सो। मगर यूएसएसआर खत्म हो गया, नेटो रह गई, नेटो एक तरह से कह सकते हैं जीत गई। नेटो ने कुछ कमिटमेंट्स की थी रशिया को कि आपकी बाउंड्री तक हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं जाएंगे, आपके आस पड़ोस के देशों को हम नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेटो ने लगातार अपना एक्सपेंशन किया और आज रशिया के बॉर्डर्स पे भी भर भर के नेटो के मेंबर्स हैं। लेकिन हुआ ये कि शुरू में रशिया जो था वो थोड़ा सा सबड्यूड था। इनिशियली वो कहता था कि नहीं हमें सिर्फ डिफेंस अपना सिक्योर करना है, हम शांत रहेंगे, लेकिन समय के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को पुश करने लग गया। और स्पेसिफिकली इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इसके बाद तो चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक रूप से बढ़ के सामने आनी स्टार्ट हो गई। तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बदलाव जो हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे समझना है कि कैसे चीज़ें डेवलप हुई। तो रशिया का मिलिटरिज्म जो स्टार्ट हुआ पोस्ट कोल्ड वॉर, पहले रशिया क्या था, इट वॉज यूएसएसआर से टूट के रशिया अलग हुआ था, तो इट वाज लिमिटेड। तो इनिशियली जो एक्ट हुआ था उसमें बोला गया था कि हम पहले कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे। पोस्ट कोल्ड वॉर पहले फोकस था किसके ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन
with the passage of time we have seen growing intervention of Russia specifically after the arrival of Putin. तो पुतिन के आने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में, सीरिया में, जॉर्जिया में अटैक्स किए, और खासतौर पे 2014 में जब उन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, उसके बाद लगातार जो नेटो और रशिया के बीच में एक तरह का बैलेंस बन रहा था, एक तरह की जो कह सकते हैं कि करीबी बढ़ रही थी, वो खत्म हो गई और धीरे धीरे डिटेरिएशन और ज़्यादा स्टार्ट हुआ रिलेशंस के बीच में। रशिया जॉर्जिया के बीच में वॉर हुई, साइबर अटैक्स हुए, और क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद लगातार इन्होंने कहा कि रशिया एग्रेसिव होती चली जा रही है। तो उसके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रशिया के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए नेटो ने एक फॉरवर्ड पुश देना स्टार्ट किया। नेटोज फॉरवर्ड पुश मतलब उन्होंने अपनी मेंबरशिप को बढ़ाना स्टार्ट किया बेसिकली, और जो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया जैसी कंट्रीज है वहां पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और पुश करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि रशिया को लगने लग गया भाई साहब ये लोग तो आगे की तरफ बढ़ते ही आ रहे हैं हमारी सीमाओं पर। और इवेंचुअली आज स्थिति है कि स्वीडन जैसी कंट्रीज, फिनलैंड जैसी कंट्रीज जो नेटो की मेंबर नहीं हुआ करती थी, वो नेटो ज्वाइन कर चुकी हैं। और इतना ही नहीं, इनको दिखा कि जैसे जैसे रशिया और एग्रेसिव हो रहा है, दे हैव इंक्रीज देयर रेडीनेस, वो अपने को प्रिपेयर करने लग गए। स्पेसिफिकली वेरी हाई रेडीनेस जॉइंट टास्क फोर्स VGITF स्टार्ट किया गया इनकी रिस्पांस फोर्स के हिसाब से। जब रशिया को लगने लग गया था कि भाई हमेशा तैयारी में है, कभी भी अटैक न करे, तो वो भी उतना ज़्यादा एग्रेसिव होता चला गया और पुश होने लग गया टुवर्ड्स अ हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां रशिया के ऊपर आरोप लगने लगे कि रशिया साइबर क्राइम का इस्तेमाल करने लग गया है, रशिया साइबर डिफेंस का इस्तेमाल करने लग गया, रशिया इलेक्शंस में मॉडल करना स्टार्ट हो गया। तो वो एक बड़ा कंसर्न दिखने लग गया। और रिसेंटली जब यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुई, इससे पहले भी नेटो कंसिस्टेंटली स्टार्टेड टू सपोर्ट यूक्रेन, और यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था। रशिया के बाद सबसे बड़ी कंट्री कोई थी उधर की तो वो यूक्रेन ही थी, जहां बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो बाद में यूक्रेन ने, जब आज़ादी मिली यूक्रेन को, तो उन्होंने वापस कर दिए थे रशिया को एज ए सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर। उनको वो हथियार वापस किए थे, बदले में उनको पैसे मिले थे। लेकिन यूक्रेन को भी अब ट्रेनिंग देना, एडवाइजरी रोल प्ले करना, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ये करना स्टार्ट कर दिया था नेटो ने। अब इसके बाद दिक्कत ये होना स्टार्ट हुई कि देन दे स्टार्टेड टू सी कि नहीं, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने फिर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। किसने? रशिया ने। बदले में नेटो का इन्होंने और एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। अब यूक्रेन भी नेटो ज्वाइन करना चाह रहा है, तो अभी तो खैर युद्ध चल ही रहा है। तो ये अटैक होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो मैं अगर आपको बेसिक कहानी बताऊं कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे, तो यहाँ आप बेसिकली 4-5 पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, देन यू कैन मेंशन अर्ली पुतिन ईयर्स, जो की चीजें घटित हुई, जॉर्जिया वॉर, क्रीमिया एनेक्सेशन, यूक्रेन वॉर, और नेटो का एक्सपेंशन। तो आप देख रहे हो इसमें रेडीनेस टास्क फोर्स डेवलप करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी, अपनी मेंबरशिप बढ़ानी स्टार्ट कर दी। दे आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर इन डेटरिंग द एक्सपेंस ऑफ रशिया। वो दिखाता है कि नेटो की स्टेटेड जो शिफ्ट है उनके बैलेंस में। अब यहाँ अगला आता है, व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म चैलेंजेस पोस्ड बाय रशिया टू यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या हैं यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी को? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को चैलेंज ये है कि मान लो कल को उन्होंने रशिया पे हमला किया, कल को हो सकता है वो स्वीडन या फिनलैंड पे हमला कर लें, कल को हो सकता है वो लैटविया, लुधियाना पे कब्जा कर लें। तो दैट्स वाई दे नीड टू इंश्योर कि उनके पास एक फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी हो। एक होता है डेटरेंस, कि नॉर्मली जब देशों के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हैं पर ज़्यादा नहीं है, तो लोग डेटरेंस बिल्ड करते हैं कि आपके घर में आपने कुत्ता पाल लिया, कोई नहीं एंटर करेगा कि भाई क्योंकि कुत्ता काट न ले। द डॉग विल क्रिएट अ डेटरेंस। आपके पास घर में हथियार है, नॉट टू शूट समवन बट टू इंश्योर कि कोई चोर ना घुस पाए, उस डर से कि यहाँ पर हथियार रखे रहते हैं। दैट इज डेटरेंस। बट देन जब 2 बंदूक लेके तो गार्ड आप खड़े कर दो सामने, की बंदूक लगा खड़ा है वो, भाई आके दिखा दो। फ्रॉम देयर यू हैव पुश टू अ मोर फॉरवर्ड अप्रोच। और यहाँ पर नेटो ने भी डेटरेंस से डिफेंस की ओर पुश करना स्टार्ट कर दिया है, यानी दे हैव स्टार्टेड टू फोकस ऑन
देयर ईस्टर्न फ्लैंक वो फ्लैंक है, यानी ईस्टर्न यूरोप की बात हो रही है, जो कि रशिया के साथ सीमा शेयर करता है। तो वहाँ पर अपना प्रेजेंस उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने वहाँ पे फॉरवर्ड बैटल ग्रुप्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए हैं, अपनी रेडीनेस के ऊपर काम करने लग गए हैं। तो वो जो चेंज हो रहा है फ्रॉम फॉरवर्ड डेटरेंस टू फॉरवर्ड डिफेंस, यानी आप डेटरेंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो डिफेंस के लिए बोलते तैयार है, ये उम्मीद नहीं कर रहे कि वो रुक जाएंगे, रशिया रुक जाएगी। दे आर नाउ प्रिपेयर्ड टू even stop Russia, and they have built forward forces to counter that, and और NATO की capability को augment करना start कर दिया। What do you mean by augment? Augment में आप दो तरह की augmentation देखोगे, एक financial और दूसरी फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक। दोनों तरह से उन्होंने जो अपनी शक्तियां हैं उनको मिलाकर ऑगमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया। 2% जीडीपी की डिमांड की है ताकि वो अपने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएं, ग्राउंड फोर्सेस को और डेवलप कर पाएं। पोलैंड की बात कर लो, इस्टोनिया ने बात कर लो, उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया। तो इंडिविजुअली भी बजट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और एज अ ग्रुप भी उनका बजट बढ़ना स्टार्ट हो गया। अलॉन्ग विद दैट यूरोप की पावर इन यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बढ़ाने की कोशिश की है। दे हैव एंश्योर्ड अ यूरोपियन डिफेंस फंड EDF डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, प्लस एंगेजमेंट विद USA, जहां पर टेक्नोलॉजी के ऊपर पुश करना स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मली जर्मनी फ्रांस मिलिट्री के ऊपर फोकस नहीं करते थे, जर्मनी कम करता था, फ्रांस का तो ऑलरेडी खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री है, तो वहाँ उन्होंने और पुश करना स्टार्ट कर दिया है। पार्टनर कंट्रीज के साथ भी उन्होंने कोलेबोरेशन स्टार्ट कर दिया है, एंड इवेंचुअली दे हैव आल्सो फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें वो ड्रोन, ऑटोनमस व्हीकल्स, अब UAVs की बात कर लो, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो स्टेबिलिटी रिजिलियंस के ऊपर काम कर पाए। इस तरह से वो एक फोकस कर रहे हैं और इवेंचुअली सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डेटरेंस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है ताकि रशिया आगे पुश ना कर पाए। तो ये वो स्टेप है जो उन्होंने लिए हैं टू काउंटर रशियाज फॉरवर्ड पुश एंड टू इंश्योर यूरोस अटलांटिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक बार मैं इस क्वेश्चन में दोबारा आपको मेंशन कर दूं कि व्हेन यू आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, पहले आप रशिया का चैलेंज नेटो को है उसको मेंशन करोगे। इनिशियल फेज में क्या था? रशिया वाज रिस्ट्रेन्ड ड्यूरिंग अर्ली पुटिन ईयर्स, इट स्टार्टेड टू सॉलिडिफाई इट्स इकोनॉमिक पावर, एंड द अप्रोच ऑफ नेटो एंड रशिया वाज टू कोऑपरेट एंड टू keep a safe distance. But with the increased aggression of Russia, as witnessed in Georgia, Crimea, NATO started to push towards forward defense, going beyond deterrence. In that region, third point, within that framework, rise of Putin and consistent attacks, cyber attacks, you can say their forward push in Syria, जहाँ वो support किसको कर रहे थे? असद को. So with the passage of time, Russia being more aggressive push NATO towards change in their shift in their foreign policy. तो वो वहाँ से पहले deterrence पे थे, अब forward defense पे आ चुके हैं. They have focused on augmenting their capabilities. They have started to पार्टनर विद कंट्रीज, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, आपने एक यूरोपियन फंड डेवलप कर लिया, आपने अपनी रेडीनेस बढ़ा ली है, तो रेडीनेस टास्क फोर्स डेवलप कर ली, तो ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटी बढ़ा ली, मेंबरशिप इंक्रीज कर ली, ठीक है, अब न्यूक्लियर डेटरेंस को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, तो दीज कैपेबिलिटी को एनहांस कर दिया है. सो दीज आर सेपरेट पॉइंट्स यू विल मेंशन विद एग्जांपल सो दैट इट गिव्स यू अ मोर होलिस्टिक पिक्चर ऑफ दिस आंसर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. What strategic benefits does India seek from its membership in Shanghai Cooperation Organization, and how the ongoing disputes with China and Pakistan influence India's ability to achieve these benefits? अब देखो, SCO की बात अगर आप करोगे तो इंडिया को बेनिफिट्स क्या है ना, तो पहला स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स की हम बात करते हैं और एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं. स्ट्रेटेजिक में होगा ये कि यू विल गेट एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया. आप यहां चाहते ये हो मेजरली कि आप INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाओ. आप चाहते हो कि अशगाबाद एग्रीमेंट को और बेहतर कर पाओ. आप चाहते हो थ्रू दीज टू यू नीड अ रूट टू रशिया यूरेशिया.
रूट टू यूरेशिया एंड सेंट्रल एशिया, जिससे कि आप करोगे क्या, इसके होने से होगा ये कि आपके पास मार्केट एक्सेस बढ़ेगा और ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस, क्या स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस मिल सकते हैं भाई, ऑयल, यूरेनियम, प्लस थ्रू एससीओ यहां पर यह भी फायदा है कि आप मल्टीलैटरल एंगेजमेंट कर सकते हो। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट करके इंडिया को मिलेगा क्या इस रीजन में, मिलेगा ये, यू कैन क्रिएट रीजनल फ्रेमवर्क, अगेंस्ट टेररिज्म, जैसे रैट्स इनिशिएटिव है उस तरह से, और आप स्ट्रांगली चीजों को पुश कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, पार्टनरशिप, यहां मैं कल्चरल एस्पेक्ट पे भी आ सकता हूं, इसमें आ जाओ, टूरिज्म, योगा, फिर आप हेल्थ की बात कर सकते हो। तो यहां पर एससीओ की जो कंट्रीज के साथ है, यू कैन लीड टू फर्दर एंगेजमेंट विद रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, but India has not been able to fulfill any of these in SCO because of two countries which are पाकिस्तान एंड चाइना। अब सेकंड पार्ट में आपको ये दिखना है कि क्योंकि डिस्प्यूट है तो इसलिए ये सब बेनिफिट्स इंडिया क्यों अचीव नहीं कर पा रहा है। तो जब आप मेजर डिस्कशन में जाओगे तो पहले आप इंट्रो में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये मेंशन करोगे, कब स्ट्रेटजी, कब ये स्टैब्लिश हुआ और क्या इसका फायदा है। अब फायदे में वही पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया, आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करोगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, कनेक्टिविटी की बात करोगे, कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करोगे, इस इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उसकी बात करोगे, इंडिया को रीच टू, लेट्स से, सिर्फ रीच मतलब ये नहीं कि आप वहां तक पहुंच गए, इट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस। नाउ यहां पर क्या स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग हो रही है एससीओ में, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग बिटवीन चाइना एंड रशिया, बिटवीन चाइना एंड रशिया, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि चाइना का पूरा दबदबा यहां पर हो पाए, तो रशिया वांटेड इंडिया इन सो दैट दे कुड काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन दिस ग्रुप। रशिया, चाइना ने भी दिमाग लगाते हुए पाकिस्तान को एंट्री दे दी, तो इंडिया हमेशा नॉन अलाइन रहता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, रशिया भी नहीं चाहता यहां की ओवर एम्पावरिंग चाइना यहां पर चीजें कंट्रोल करे, तो इस वजह से चीजें थोड़ी बदली। फिर क्योंकि डिस्प्यूट है भाई तो ये सब चल ही नहीं पा रहा। अब जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए ऑलरेडी कि हम टेक्नोलॉजी और ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चाहते हैं, हम इन कॉरिडोर्स को डेवलप करना चाहते हैं, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, हो क्या रहा है, ड्यू टू चाइना इंडिया डिस्प्यूट वी कैन नॉट रियली डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट। सो यहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहां पर लैक ऑफ कंसेंसस हमेशा रहता है। उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। कंसेंसस बिल्डिंग बहुत रेलेवेंट होती है किसी भी रीजनल आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए, यहां पर वो हो ही नहीं पा रहा, और चाइना कंसिस्टेंटली डोमिनेट करता है एससीओ को, एंड इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ बीआरआई। बाकी सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, वो इंडिया के लिए एक कंसर्न बन के आता है। इंडिया पाकिस्तान रेवलरी की वजह से होता यह है कि चाइना पाकिस्तान नेक्सस बना लेते हैं यहाँ। सो व्हाट दे डू इज दैट इंडिया हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप दैट सिक्योरिटी पुश, क्योंकि इंडिया
इंडियाज पुश टू रिकॉग्नाइज सर्टेन ग्रुप्स एज टेररिस्ट और इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट, वो स्टॉप कर देता है चाइना यहाँ पर। तो ये जो पुश है ये आगे बढ़ ही नहीं पाता इन चक्करों में, और भारत जो अचीव करना चाहता था एससीओ में बहुत लिमिटेड तरीके से कर पाता है। चाइना की डोमिनेंस है, पाकिस्तान चाइना नेक्सस है, बीआरआई कॉरिडोर है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में चाइना का मैक्सिमम यहाँ पे दबदबा है। तो चाइना की जो डोमिनेंस है उसकी वजह से यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन इंडिया पुश ही नहीं कर पाता। जितने इनिशिएटिव्स हैं दे आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइना, एंड इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी उस तरह से पुश नहीं हो पाते, ठीक है। और इसकी वजह से इंडिया रिमेन्स स्केप्टिकल। व्हाई इंडिया रिमेन्स स्केप्टिकल भाई? क्योंकि इंडिया इज कंसर्न्ड विद चाइनाज ओवर पावरिंग डोमिनेंस ओवर एससीओ। इसलिए इंडिया चाहता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं वो और तेजी से हों, यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़े, पर इंडिया रिमेन्स कंसर्न्ड कि ड्यू टू द टेंशन विद चाइना एंड ड्यू टू इट्स डोमिनेंस ओवर एससीओ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन एससीओ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। एंड रीजन में दोबारा एक बार शॉर्ट में दिखा दूं आपको क्या कहने का तात्पर्य क्या है। आप जो मार्केट एक्सेस की बात करते हो, ट्रेड की बात करते हो, प्रॉब्लम क्या उसके साथ? मैं रेड में इश्यूज डिस्कस करता हूं। चाइना डोमिनेंस, ठीक है। जो रूट की हम बात करते हैं उसमें हम ऑल अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, बट अगेन दैट विल बी पार्ट ऑफ बीआरआई जो इंडिया नहीं चाहता, ठीक है। हम यहाँ ऑयल यूरेनियम की बात करते हैं, वहां पर ऑलरेडी रश चाइना ने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली वहां पर पुश कर रखा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गेन एनी एक्सेस टू दैट। प्लस कंसेंसस बिल्ड हो नहीं पाता प्रोजेक्ट के ऊपर, फंडिंग में जो इंस्टीट्यूशंस वो बिल्ड करने की कोशिश भी करेंगे उसके ऊपर डोमिनेट चाइना करेगा, तो इट विल नॉट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडियन जिन टेररिस्ट को इंडिया नेम करना चाहता था, डेजिग्नेट करना चाहता था एज टेररिस्ट, लाइक अजहर मसूद की मैं बात करूं, तो वो भी चाइना ने इसको यूएन में भी रोका, और एससीओ में भी वो पुश कर रहे हैं कि जो चाइना के लिए खतरा है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ही वो एज ए टेररिस्ट लिस्ट करे, या एज एन इंडिविजुअल जो टेररिस्ट है वैसे लिंक करे। बाकी लोगों से दूरी बना के रखना चाहते हैं ताकि चाइना अपना डोमिनेंस पुश कर पाए, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियन कल्चर अब्रॉड, व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस इन मेंटेनिंग कल्चरल आइडेंटिटी। इंडियन डायस्पोरा का क्या एफर्ट रहे टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियाज कल्चर अब्रॉड, व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस इन मेंटेनिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। दोनों को डिफाइन करना है, तो आपको यहाँ वे हेड भी लिखना है, और 15 मार्कर है तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है। तो पहली बात ये आती है कि व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ डायस्पोरा इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज कल्चर अब्रॉड। कैसे प्रिजर्व किया, कैसे प्रमोट किया। प्रिजर्वेशन प्रमोशन में आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट डज इज दैट इट ऑगमेंट्स इंडिया सॉफ्ट पावर। ऑगमेंट मतलब मिला के स्ट्रांगली पुश करना। तो वो लोगों ने किस प्रकार से किया, दे हैव इंक्रीज्ड इंडियाज डिप्लोमेटिक रीच, इंक्रीज इंडिया सोशल कैपिटल। मैं कल्चर की बात करूँ, क्विजीन की बात करूँ, रिलीजन की बात करूँ, मूवीज़ की बात करूँ, उन सभी एरियाज़ में इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया है। तो इसमें मैं अगर स्पेसिफिकली भी आंसर्स में भी देखें तो कैसे किया है ये, तो अभी आप देखो तो एसोसिएशंस होती हैं। अगर भारत में देखो तो बंगाली एसोसिएशन होगी, असमियन एसोसिएशन होगी। सो दुनिया भर में इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स, एसोसिएशंस बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। वंस यू सेलिब्रेट कल्चरल फेस्टिवल इट विल क्रिएट अ मोर लाइकलीहुड दैट पीपल माइट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कल्चर। और उससे होता यह है कि आपकी लिंग्विस्टिक हेरिटेज, आपकी कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट होती है। और जैसे दिवाली सेलिब्रेशन हो, या फिर जो आपकी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने की बात हो, मूवीज़ की बात हो, उनको अपील मिलती है। तो चाहे आप तमिल, तेलुगु, हिंदी की बात कर लो, वो दुनिया भर में प्रचलित है इसी वजह से। और इंडिया का जो क्विजीन है वो फेमस होता है। क्विजीन इन द सेंस जो आप फूड की बात करो, समोसा से लेके जो भी इंडिया का क्विजीन है, डोसा, वो हर जगह वर्ल्ड ओवर फेमस है। Why? Because of Indian people, Indian diaspora taking that food along with them to different countries and then opening restaurants and letting people know कि भाई कैसा टेस्ट इंडिया का। आज उसकी वजह से दुनिया भर में इंडियन फूड इज़ वेरी फेमस। तो इंडिया का कल्चर की जब मैं बात करूं तो कल्चर में अगर आप देखो तो हम जनरली 3 चीज़ों की बात करते हैं, म्यूजिक, मूवीज, योगा
ठीक है, ये मूवीज़ में बॉलीवुड डाल दो, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अब तो खैर टॉलीवुड भी उतना ही ज़्यादा प्रचलित हो गया। देन क्विजीन एंड कस्टम्स। कस्टम्स में इंडिया की डाइवर्सिटी की बात कर लो, प्लूरैलिटी की बात कर लो, ठीक है। क्विजीन्स में फूड वर्ल्ड ओवर फेमस हो गया है, किसके साथ गया? इंडियन डायस्पोरा के साथ गया। इंडियन कस्टम्स फेमस है, कैसे कस्टम्स? वी हैव अ लार्ज बेस ऑफ पीपल हु आर वेरी प्लूरल, ठीक है। कलरफुल इंडियन कल्चर की बात कर लो, योगा की बात कर लो, तो वो चीज़ें दुनिया भर में गई हैं। ये तो 3 एस्पेक्ट हो गए। देन यू लुक एट लिटरेचर, झुम्पा लहरी की बात करो, अमिताभ घोष की बात करो, सलमान रश्दी की बात करो, सब कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से ही आ रहे हैं मेजरली। तो यू कैन विटनेस दीज डायमेंशंस कि हाँ उनका एक बड़ा रोल रहा है। तो इंडियन जो आप कॉर्पोरेट्स में चले जाओ तो जितने सीईओ हैं दुनिया भर के, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट, आप वो मेंशन कर सकते हो। तो इन वजहों से, और इसके अलावा ना सबसे बड़ी बात है इंडिया की इकोनॉमिक जो इमेज है वो भी बदली है। फ्रॉम snake charmers to techies, that shift, perception shift, and they have created a sense of, जैसे आप किसी को जानते हो तो उसके साथ आप व्यापार करने की आपकी संभावना ज़्यादा है, एंगेजमेंट की संभावना ज़्यादा, तो वही इंडिया के डायस्पोरा ने इंडिया के लिए किया है। इट इज दे हैव क्रिएटेड अ सेंस ऑफ पॉजिटिव इमेज फॉर इंडिया, पॉजिटिव परसेप्शन चेंज टुवर्ड्स इंडिया, बट नाउ they are also witnessing a major challenge in ensuring their cultural identity। तो कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर क्या समस्या आ रही है? एक तो जो बड़ी दिक्कत दिख रही है, एक आप पॉलिटिकल कह सकते हो, एक आप सोशल कह सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल ये है कि कई जगह राइट विंग फोर्सेस आर ऑन द राइज, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह की ऐसी जो कल्चरल डिफरेंशिएशन है उसको लेकर। सोशल देख लो तो स्टीरियोटाइपिंग, खासतौर पे हेट कैंपेन्स इंडिया के खिलाफ बहुत सारे रन होते हैं, इंडियंस के खिलाफ काफी रन होते हैं सोशल मीडिया पे, और प्लस दे बिलीव टू बी, दे फील आइसोलेटेड सोशली, दैट्स वाई। मतलब जहां सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, मान लो अमेरिका की बात कर लें जहाँ क्लियरली ऐसी कुछ आउटराइट इंडियंस के खिलाफ गवर्नमेंट के स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, लेकिन वहाँ क्योंकि सोशली स्टीरियोटाइपिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, तो पीपल विल फील आइसोलेटेड, दे विल फील स्टीरियोटाइप्ड, हेट कैंपेन्स, रेसिज्म, ये कंसर्न ज़्यादा उभर के आए। तो एक पर्सन सोशली इस लेवल पे नहीं हो पाता कि अपनी आइडेंटिटी को फिर वो छुपाने की कोशिश करता है, बिकॉज ही और शी माइट फेस आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ दिस। नाउ इफ यू लुक एट पॉलिटिकल, तो यहाँ पर रीजन एक ये है कि राइट विंग फोर्सेस राइज कर रहे हैं यूरोप में, जैसे पोलैंड का एग्जांपल ले लूँ, या फिर कुछ हद तक कनाडा में भी इंडियंस या सिख्स के खिलाफ काफ़ी आप देखो तो स्टेप्स उठाए गए या उनके साथ भेदभाव किया गया। देन कई जगह लोकल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसी होती है कि वहाँ वो अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में देख लो तो वहाँ आपके पास उतनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, जो लोकल पॉलिसीज़ हैं वैसी हैं, इट क्रिएट्स अ सिस्टम लाइक दैट। इसके अलावा जो एक कल्चरल आइडेंटिटी बेसिक ये भी है कि कभी कभी ये हो रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। और एक टर्म होता है ABCD, ठीक है, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। इसका मतलब कि जो लोग सेकेंड और थर्ड जनरेशन के होते हैं, दे फील detached from their culture, detached from their identity, because they cannot relate to something जो 2 जनरेशन पहले उनके लोग करते आए। तो इतनी there is lack of connectivity, इसकी वजह से they might feel differentiated from that culture, कि भाई हमारा इससे क्या लेना देना, वो एक कंसर्न रहता है। इसकी वजह से they are having issues in identifying well their cultural identity। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों के लिए आपको सोशल मीडिया कैंपेन रन करना चाहिए। देखो भारत, वो स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। नो योर इंडिया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और पुश करना चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करने चाहिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन्स टाइप चीज़ें पुश करनी चाहिए। इंडिया के खिलाफ रेसिज्म अगर सोशल मीडिया पे हो रहा है तो उसको ट्रैक डाउन करना चाहिए। डिप्लोमेटिकली जिन कंट्रीज़ में ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि दे गो अहेड एंड ट्राई टू पॉइंट आउट सिंगल आउट इंडियंस एज अ ग्रुप, उनके खिलाफ
हमें डिप्लोमेटिकली एंगेज ऐसी कंट्रीज को करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों और उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, रेसिज्म ना किया जाए। तो कल्चरल रेसिज्म का एस्पेक्ट आ गया, इसको रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। और इवेंचुअली इन चीज़ों को लेकर ना एक पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, तो फंडिंग एंड सपोर्ट का कंसर्न लगातार रह जाता है। रिसोर्सेज नहीं रहते तो वहाँ एक समस्या रह जाती है। तो वहाँ पर इंडिया को, जो इंडिया का अलग अलग कल्चरल डिपार्टमेंट है, वहाँ इंडिया को ग्लोबली इस चीज़ों को पुश करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से चीज़ें डेवलप हो, इंडिया की कल्चरल इमेज दुनिया भर में डेवलप हो। एंड देन देर इज कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से भी कई लोग इसको लेकर थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक थोड़ा अलग है किसी रीजन का। मान लो अगर हम बात करें तमिल फेस्टिवल्स, तमिल फेस्टिवल को छोड़ो, मैं सीधा एग्जांपल लेता हूं पोंगल। समवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल माइट नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज पोंगल। तुनक तुनक पंजाबी गाना है, दुनिया भर में फेमस है, बट a person from Hyderabad might not be aware of that, might not know what is the meaning of that. So within India there's diversity, and that diversity sometimes create different silos जिसके अंदर लोग घूम के रह जाते हैं। तो वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है हमारे आपस के डिफरेंसेस की वजह से भी। समटाइम्स यू माइट फील नॉट फील एसोसिएटेड विद दैट। और कोई व्यक्ति बाहर काफ़ी सालों से रह रहा है तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई ज़्यादा करने लगता है विद द कंट्री, लेट्स से विद अमेरिकन कल्चर कंपेयर टू लेट्स से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कनाडा में ग्रो कर रही है। तो वहाँ एक सेंस ऑफ ब्रिज, एक सेंस ऑफ बिलीफ की जरूरत है। वो तब हो पाएगा जब आप कैंपेन्स रन करोगे, सोशल मीडिया अवेयरनेस लाओगे, ताकि लोग रियलाइज कर पाए अपनी हेरिटेज को। तो आपको करनी पड़ेगी क्या, जिसे हम कहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी, सोशल मीडिया डिप्लोमेसी, एजुकेशन डिप्लोमेसी, जिसमें आप एंगेजमेंट बढ़ाओ, आउटरीच बढ़ाओ, परसेप्शन चेंज करो। इंडियन कल्चरल काउंसिल जो होता है वो वहाँ पर इंडियन आर्ट्स को पुश कर सकता है, फेस्टिवल्स अरेंज कर सकता है, फंडिंग मैकेनिज्म दे सकता है। जैसे इंडिया बाय नाइल इनिशिएटिव इजिप्ट में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जैसे हम मॉस्को में कल्चरल इवेंट्स करते हैं। इंडियन मूवीज़ पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी सेंट्रल एशिया में, रशिया में, वहाँ हम इसको पुश कर सकते हैं। जो यूके और यूएसए में जहाँ रेसिज्म बढ़ रहा है वहाँ हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं टू पुट कंट्रोल देम। जो मीडिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स को पुश कर सकते हैं, इंडियन जो कल्चर की खास बात है उसको और हाईलाइट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर सकते हैं, नो इंडिया प्रोग्राम जैसी चीज़ें और पुश कर सकते हैं ताकि उनकी कल्चरल डिस्कनेक्ट फील ना करे। प्लस हम उनको और कल्चरल एसिमिलेशन या और अपॉर्चुनिटी फॉर एंगेजमेंट, ताकि भारत के डायस्पोरा के लोग अगर कहीं बाहर हैं तो किसी फेस्टिवल में, ईद, दिवाली, होली, इनमें हमारी कल्चर मिनिस्ट्री पुश कर सकती है कि वो साथ आए, मिले, जिससे इंडिया के प्रति भी स्टीरियोटाइपिंग कम हो और वो एक लेवल पे साथ आके देखें खुद को। तो इस तरह की चीज़ें पुश की सकती हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो गई, तो वो एस्पेक्ट है जिसको आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हो आंसर को 3 स्पेसिफिक पार्ट्स पे और 60 वर्ड्स के। नेक्स्ट वन, हाउ हैज इंडियाज चेंजिंग अप्रोच टू द मिडल ईस्ट इम्पैक्टेड इट्स रिलेशनशिप विद इजराइल, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो इंडिया की पहले आप देखोगे अप्रोच चेंज होना। तो जब चेंजिंग अप्रोच की बात करोगे तो आपको यहाँ हिस्टोरिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। यू हैव टू फोकस ऑन इंडिया हैज de-hyphenated Israel Arab relations। तो इसकी वजह से इंडिया हैज बीन प्रैक्टिसिंग मोर व्हाट यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन दिस स्फीयर एज वेल। और वो शिफ्ट कैसे हुआ है? वो शिफ्ट ऐसे हुआ है कि इंडिया वाज इनिशियली लुकिंग एट दीज कंट्रीज एट ओनली एज sellers of oil, India as the buyers of oil. India was concerned about that Indian people are working there, remittances आते हैं वहाँ से. What if those countries decide to not give us that oil? Where will we go? India was seen as a purchaser. India was seen as just a client. But now we have shifted towards a partnership model with Middle East, where apart from remittances, apart from oil and gas, we are looking at strategic partnership, economic partnership, जहाँ पर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स बन रहे हैं. उनकी जो विजन फंड्स हैं, अबू धाबी फंड की बात कर लूँ या फिर सऊदी अरेबिया का विजन फंड है, दे आर कमिटेड टू इन्वेस्ट मोर देन $100 बिलियन इन इंडिया. फिर वो हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टू इंश्योर दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो, जहाँ पर इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह अपने आप को इस रीजन में देखता है. एंड दे हैव केप्ट द रिलेशनशिप विद इजराइल ऑन अ सेपरेट फ्लैग. पहले हम साथ लेके चलते, हमने डी हाइफिनेट कर दिया.
नाउ विटनेस वी हैंडल देम सेपरेटली, और उनके साथ हमारी रिलेशनशिप सेपरेट हो गई। इजराइल के साथ हम अब जो अपनी रिलेशनशिप है, पहले वो क्लोसेटेड थी, फ्रॉम देयर वी हैव फोकस नाउ ऑन टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद इजराइल and increased economic engagement with Israel as well, और we are trying to create a balance between them। तो बैलेंस के लिए एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे I2U2 इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किया था, ठीक। IMEC की आप बात कर लो, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहां इंडिया ने मिडल ईस्ट और इजराइल दोनों के साथ कोलैबोरेट किया है। तो वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, इंट्रो में लिख सकते हो कि इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट टू अ डीहाइफिनेटेड पॉलिसी focused towards mutual growth, investment and trade। तो वहां पर फिर आप उसके बाद इंट्रोडक्शन में चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो कि भाई कैसे इंडिया ने पहले इसको सिक्योरिटी पैराडॉक्स से देखा था, अब इंडिया गोइंग बियॉन्ड दैट इज लुकिंग एट दिस रिलेशनशिप फ्रॉम अ पार्टनरशिप व्यू, जहां पर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, विजन फंड की बात कर लो, किस तरह चीज़ें पुश हो रही हैं। हम नॉन अलाइन थे, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस थे, लिमिटेड थे अपनी अप्रोच में टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, बिकॉज वी डायस्पोरा ऑफ इंडिया इज लिविंग देयर, लगभग 10 मिलियन लोग वहाँ, आपके 8 मिलियन लोग वहाँ रह रहे हैं आपके, तो वहाँ से बहुत सारा रेमिटेंस आता है, पैलेस्टीन सपोर्ट आप करते हैं, आपकी मिलिट्री एंगेजमेंट लिमिटेड थी, यू वर वरीड दैट दे माइट सपोर्ट पाकिस्तान, यू हैड टू क्रिएट अ बैलेंस, यू केप्ट द पॉलिसी हाइफोनेटेड बिटवीन अरब एंड इजराइल। कुछ आप अरब्स के साथ कर रहे हो, इजराइल के साथ करोगे तो आपको डर लग रहा था कि जो अरबियन कंट्रीज हैं वो इसके खिलाफ चली जाएंगे, लेकिन अब आप इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये जो शिफ्ट है, ये सिग्निफाई करता है कि चीजें कैसे इंडिया की बदली मिडल ईस्ट में। उसकी वजह से अब क्या किया इंडिया ने, मिडल ईस्ट में अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाई है, डीहाइफिनेशन पहले किया है, डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाई है। और अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी वी विटनेस व्हाट इज कॉल्ड एज हाई ऑक्टेन डिप्लोमेसी, जहां आपने हर एक सेक्टर को और हर एक एरिया में एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की है, उसको पुश करने की कोशिश की है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी स्टार्ट की है यूएई सऊदी अरेबिया से। यू हैव लुक्ड एट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, कल्चरल एजुकेशन एक्सचेंजेस, यू हैव लुकिंग एट टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वहां काम कर रहे हो। इवन इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप, दे आर फोकस ऑन हेल्थ, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सभी एरियाज पे आप कोलैबोरेट कर रहे हो इजराइल के साथ भी, अगेन विच शोकेसेस दैट यू हैव ट्राइड टू फोकस ऑन एरियाज विच यू वर अर्लियर शाय ऑफ, क्योंकि आपको लगता था कि अगर आप कुछ करोगे तो कोई एक पार्टी बुरा मान सकती है। अब उससे आप बियॉन्ड जाकर जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हो, जॉइंट कोलैबोरेशन कर रहे हो, ताकि चीज़ें हैंडल बेहतर तरीके से हो पाए और इन चीज़ों का आप बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओ। अब क्या क्या की एग्जांपल हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन की आप कोशिश कर रहे हो इजराइल के साथ, जेट्रोफा प्लांटेशन की बात कर लो, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर लो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, सोलर की बात कर लो। इवन इजराइल 90% ज़्यादा अपना जो ग्रे वाटर है उसको यूज़ कर लेता है, तो हम वहाँ से वाटर मैनेजमेंट सीख रहे हैं, कल्चर एजुकेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूवीज़, कल्चर, टूरिज्म, इसके ऊपर फोकस है। लेकिन खास बात यह है कि इंडिया सिर्फ ये इजराइल के साथ नहीं कर रहा है, इंडिया इज नॉट डूइंग इट एट द एक्सपेंस ऑफ मिडल ईस्ट। वहाँ भी हम जो अरब कंट्रीज उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसलिए वंस यू आर विटनेसिंग डिस्कसिंग दिस, आप इसको जब कंक्लूजन में जाओ तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ मेंशन करो दैट इंडिया हैज़ बीन engaging with Israel as well as Arab countries, and India has tried to find a balance between them as witnessed by India's collaboration through I2U2 and through IMEC। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इंडिया इजराइल यूएसए यूएई का जो एक आप कह सकते हो क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट वहां पर हमने किया है। ठीक, ये बात हो गई। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स डिस्पाइट इट्स लैक ऑफ अ कॉमन जियोपॉलिटिकल स्टांस एंड मिलिट्री अलायंसेस effectively leverages its collective strength to positively influence global politics and support its members during crisis evaluate। पहली बात इन्होंने बोला है जियोपॉलिटिकल स्टांस में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रिक्स में अब तो ब्रिक्स में 10 मेंबर हो गए। नॉर्मली ब्रिक्स में जो डिवाइड है वो इस तरह से है कि इंडिया, चाइना एंड रशिया, इसमें इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज हैं, रशिया और चाइना के बीच में भी कुछ कंसर्न्स रहे हैं,
साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राज़ील आर डेमोक्रेसीज, दीज टू आर डिक्टेटरशिप्स। वो बाकी 3 देश अमेरिका के भी करीब हैं, वो दोनों बिल्कुल अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। सो दे हैव बीन कंसिस्टेंट डिफरेंसेज। इंडिया इज नॉट सपोर्टेड ऑफ चाइना लेड इनिशिएटिव्स लाइक BRI, बट इन ब्रिक्स इंडिया हैज टेकन स्टैंड where it has collaborated with China. So there has been a consistent lack of common political stance and alliances in BRICS that has to be studied. Or despite of that, they have used their collective strength to do what? BRICS ने किया क्या है? BRICS ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। दे आर लुकिंग एट अ रिजर्व, जो ऑलरेडी उन्होंने कंटिजेंसी रिजर्व बना दिया, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन रिजर्व करेंसी। They are focused on creating a multipolar world order, ठीक है। तो despite of their differences, they have ensured that they create initiative and institutions to impact the global politics. तो यहाँ जब आप इंट्रोडक्शन में आओगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा क्या लैक ऑफ कॉमन जियोपॉलिटिकल स्टांस है। लाइक इंडिया looks at Indo-Pacific as a key strategy. Meanwhile, Russia and China are opposed to it. Brazil, India and South Africa remain democratic, while China and Russia are dictatorships, and that's why they have political differences. वो सारे aspect आपने वहीं पे डिस्कस कर लिए। Despite of that, BRICS has been able to achieve many of its objectives in establishing a free and fair multipolar world order. आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, देन यू गो टू द बॉडी पार्ट, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं जहां वो काम कर रहे हैं, जहां उन्होंने पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो वहां पर आप उस एरिया में आप देखो, यहाँ पर अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो कि भाई डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है, डिफरेंट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, उतना स्पेस नहीं है आपके पास, बट स्टिल इफ यू गेट टाइम यू कैन राइट द हेडिंग्स कि हाँ भाई ये डेमोक्रेटिक में यहाँ सिंगल पार्टी स्टेट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अलग अलग है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, दे हैव देयर ओन इंटरनल डिस्प्यूट्स, दे आर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। वो आप एक कंसर्न में लिख सकते हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है, लेकिन उसको कोशिश करो कि आप सिंगल एक सेंटेंस में, एक लाइन में लिख दो, क्योंकि की कंसर्न ये कि आपको वहाँ लिखना है कैसे इन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो जब आप लेवरेजिंग की बात करो तो इन्होंने क्या किया, किस चीज़ को लेवरेज किया, एक तो पहले वर्ल्ड की कलेक्टिव जीडीपी का सिग्निफिकेंट पोर्शन ये लेके आते हैं, तो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, उन्होंने ग्लोबल रिफॉर्म, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स की बात की है, एक कंटिजेंसी रिजर्व उन्होंने एस्टैब्लिश किया, CRA। तो अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है कंट्रीज के साथ, सो दे विल गिव देम additional support, or that is different from IMF because it does not have strings attached, no strings. IMF जब भी आपको कुछ फंड्स देता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ शर्तें लागू होती हैं, तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग्स नहीं हो कि आपको इस तरह के चेंजेस अपने इकोनॉमिक मॉडल में करने पड़ेंगे। इंट्रा ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को पुश करने के लिए उन्होंने फोकस किया है, ट्रेड पार्टनरशिप डेवलप करनी स्टार्ट कर दी हैं, अपनी मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस किया, इकोनॉमिक टाइज को डाइवर्स करने की कोशिश की है, एंड कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर भी फोकस रखा है। तो वी कैन विटनेस द ब्रिक्स हैज़ गॉन बियॉन्ड एक जो लिमिटेड एरिया होता है एंगेजमेंट का, उससे आगे जाते हुए इन्होंने और एरियाज में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें हम, वहाँ पे इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया, इनोवेशन नेटवर्क बनाया है एक जॉइंट रिसर्च पे फोकस करने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है भाई, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना। यानी अगर अभी जैसे रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए तो वो करेंसी स्वैप कर सकता है, जो जनरली पॉसिबल नहीं था, तो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की गई है विच प्रोवाइड्स अ गुड अल्टरनेटिव, कि वो डिपेंडेंट ना हो कि भाई अमेरिका ने डिसाइड कर लिया तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो उन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, सेफ्टी नेट है कंट्रीज़ के लिए, हेल्थ कोऑपरेशन में कोविड के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में उन्होंने वैक्सीन रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया था, डिजास्टर रिलीफ के ऊपर काम कर रहे हैं, नेपाल अर्थक्वेक की बात कर लो, आप रिसोर्स शेयरिंग की बात कर लो, तो ब्रिक्स ने लगातार टेक्नोलॉजी, हेल्थ और हर रीजन के ऊपर काम किया ही किया है। तो वी आर विटनेसिंग इन द एरियाज जहाँ पे ब्रिक्स ने चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को एक सम अप करता हूँ कि भाई ब्रिक्स में इंटरनल डिफरेंसेस क्या आपने एक पैराग्राफ में डिस्कस कर लिया, डिस्पाइट ऑफ दैट क्या अचीवमेंट्स हैं वो आपने मेंशन कर ली।
But then in way ahead, you have to mention that despite of the steps taken by BRICS, there remains a consistent gap in the potential of BRICS to impact the global politics, which has been due to the differences among the different members. The expansion of BRICS might provide an opportunity to further impact global politics and to make a push towards free and fair multipolar world order, but there remains a consistent threat of China taking over BRICS due to its economic and जियोपॉलिटिकल पारस। तो ये एक आपको यहाँ पर मेंशन कंक्लूजन में करना ही करना है ताकि वो एग्जाम्पल सेट हो जाए। किन एरियाज में काम कर रहे हैं ये? इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, और आप ट्रेड की बात कर लो, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। इनिशिएटिव कौन कौन से लिखोगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करोगे, आप कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की बात करोगे, आप इनोवेशन नेटवर्क की बात करोगे, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करोगे, वैक्सीन रिजर्व की, वैक्सीन रिसर्च की बात करोगे, रिसर्च कोऑर्डिनेशन की बात करोगे। 6 एरियाज आपको ब्रिक्स में दिखेंगे क्लियरली जहाँ पर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई IMF वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स के ऊपर, वो पॉइंट है। प्लस दे हैव फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एज वेल। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को। कहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज आती है चीज़ों को पुश करने के लिए। ये आप आस्पेक्ट है जो आपको क्लियरली अपने आंसर में मेंशन करनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आंसर्स को आप लिख पाओ। और जो लेवरेज करने की बात यहाँ की गई है, तो तीनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है, तीनों की जो डिफरेंसेस हैं वो आपने पहले ही मेंशन कर ली और इसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस जो डिस्कस हुए थे, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, what government initiatives support women entrepreneurship and how their effectiveness can be enhanced by addressing these challenges। इसका एक आंसर ने लिखा है, इसका एक अच्छा आंसर था ये, इसको हमने इवेलुएट किया है और कुछ एरियाज जहाँ इन्होंने फोकस किया, क्या जो कमियां रही हैं वो हमने इसको रिव्यू करके डाल दिया। आप इसको देख सकते हैं, एक अच्छा आंसर था ये। जो आंसर सबमिट हुए उनमें से वन ऑफ द बेटर आंसर्स था ये, और कुछ पॉइंट्स बहुत बेहतर लिखे हैं इन्होंने, जिसमें इन्होंने फैमिली इशूज़, लैक ऑफ लेबर और जो डिफरेंसेस हैं इनिशिएटिव्स उनके ऊपर बात करी है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या दिक्कतें हैं, डेटा पॉइंट्स को भी मेंशन किया है। तो आप चाहें तो आप ये आंसर देख सकते हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और एक अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने फॉलो किया है। जो रिव्यूज़ हैं वो भी हमने इसके साथ प्रोवाइड किए हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और अगर आप भी अपना आंसर लिखेंगे तो प्लीज़ सबमिट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन सबमिट इट देयर। यूज़ PDF फॉर्मेट जब आप उसको सबमिट कर रहे हैं, ताकि हम उसका रिव्यू करके आपको वो फिर जो बेस्ट कॉपीज है उनमें जब उसको अपलोड करें तो आप वहाँ से उसको देख पाएँ और समझ पाएँ। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।